और कार्यक्रम चालू है, जय भीम जय भीम जय भीम। किसको सुना रहा? मैं बात तो तब है जो खामोश रहे और सामने वाला बोलते जय भीम। मेरी नजर में भगवान से बड़ा नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। भगवान वो छोटी चीज है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाए कैसे, और हम तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, सपना पहले ये तय हो इस घर को बचाए कैसे। धन्यवाद। 9:30 बजे आप लोगों से बात कर रहा हूं। बहुत लोगों का खाने का समय हो गया होगा, कुछ लोगों का जाने का समय हो गया होगा, और कुछ लोगों का सोने का भी समय हो गया होगा। लेकिन हम जो खा रहे हैं, हम लोग जो घर जा रहे हैं, जिस घर में आप लोग रहते हैं, जिस चैन की नींद आप लोग सो रहे हैं, ये आपको कौन से भगवान ने दिया ये बताइए बस। उस भगवान का नाम बता दीजिए जिस भगवान ने आपके बच्चों की किस्मत में रोटी लिखी, जिस भगवान ने आपके बच्चे की किस्मत में शिक्षा लिखी, जिस भगवान ने आपके बच्चों को कपड़े पहनाए हैं, जिस भगवान ने इस देश में आपको रहने के लिए घर दिया है, जिस भगवान ने आपको इस देश में नागरिक होने का अधिकार दिया है, जहां जानवरों से भी आपकी तुलना नहीं होती थी, कोई ताली नहीं बजाएगा। मैं भाषण करने नहीं आया भाई। उस भगवान का नाम बता दीजिए, अपन कार्यक्रम शुरू करते हैं। ऐसा भगवान बताइए मेरे को इस देश में जिसने किसी के बदन पे कपड़े पहनाया, जिसने उसको आदमी होने का अधिकार दिलाया, जिसने उसके हाथ में किताबें दे दी, जिसने उसको इस लायक बना दिया कि वो खुद भी खाए दूसरों को भी खिला सके। ऐसे भगवान की बात कर रहा हूं मैं जिंदे भगवान की बात कर रहा हूं, मरे हुए भगवान की बात नहीं कर रहा हूं। साथियों, अगर बाबा साहब की जयंती हम नहीं मनाते तो बाबा साहब का क्या बिगड़ता है? क्यों मना रहे हैं हम जयंती? क्या जरूरत पड़ रही है हमको जयंती मनाने की? ऐसी क्या बात है कि हमको जयंती मनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? प्रधानमंत्री जी ने तो मना लिया है, पूरे देश के मीडिया ने दिखा दिया कि आज बाबा साहब की 135वीं जयंती है। अबे जिस बाबा साहब ने लोकतंत्र की नींव रखा, जिस बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, जिस बाबा साहब ने इस देश को देश बनाया, जो संविधान का शुरुआत होती है जिसको आर्टिकल 1 बोलते हैं, यह देश यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी राज्यों का संघ। इसको देश बनाने वाले भगवान का भी नाम अंबेडकर है। आज हम उस भगवान को याद कर रहे हैं साथियों, जिंदा भगवान की बात कर रहे हैं। इस देश में 74 साल हो गए हैं संविधान को लागू हुए। यहां सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सब कर्मचारी लोग हैं, सुशिक्षित है, आदिवासी थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहब को समझा, उसके अधिकारों का उपयोग किया, उस सुविधा का उपयोग किया, पढ़ लिख लिए अधिकारी बन गए, वो तमाम लोग हैं यहां पर। 74 साल में जो आरक्षण की सुविधा मिली उसने हमारी 3 पीढ़ियों को जिंदा रखी। अब रिजर्वेशन खत्म हो गया। इस देश के 90% जो पब्लिक यूनिट्स है, जिसको सरकारी महकमे बोलते हैं आप लोग, सरकारी विभाग बोलते हैं, उसका निजीकरण हो गया।
अब ठेका पद्धति चालू हो गई है, ठेकेदार देते हैं नौकरियां, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेस बोलते हैं। अब वो व्यवस्था ऐसी हो गई है कि अब अदानी के पास आपका बच्चा नौकरी करने जाएगा, अदानी के जेब में संविधान नहीं है। अगर अदानी को अच्छा लगा आपका बच्चा तो नौकरी देगा, उसके ऊपर कोई बाध्य नहीं है, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, अंबानी पे नहीं है, अदानी पे नहीं है। और जो फैक्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज है, जो प्राइवेटाइज फैक्ट्रीज है, उनके पास कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। अब आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, ग्रेजुएट बनेगा, टीचर बनेगा, नौकरियां कहां से दोगे उसको? नौकरियां कैसे दोगे उसको? आपकी जमीनें छीन रहे, आदिवासियों की 70% जमीनें पूरे देश में छीनने का षड्यंत्र चालू हो गया है। आपके पास दो ही साधन थे इस देश में जिंदा रहने के लिए, एक संविधान और दूसरी जमीन। ये आपकी जमीन भी छीन रहे हैं, आपकी पहचान भी छीन रहे हैं, आपका संविधान भी छीन लिया आपसे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस देश में आरक्षण खत्म हो गया, इस देश में संवैधानिक प्रावधान खत्म हो गए, आप अपने बच्चों को कैसे जिंदा रखोगे? आपके पास क्या प्लानिंग है? बस इस पे चर्चा कर लो। बाबा साहब की जयंती बाद में मनाओ। आप लोग कौन सी लड़ाई लड़ोगे? अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए, अपनी जनरेशन को जिंदा रखने के लिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपके पास कोई आया, अरे बाबा आप तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, आप तो बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं, आप में तो बाबा साहब का ब्लड है, आप में तो बाबा साहब की सोच है। पूरे देश के लोग, पूरे लोग, एक आदिवासी आदमी, जंगल का आदमी, अरवली के पहाड़ पर रहने वाला, नंगे बदन वाला आदमी भी आएगा और तुमको पूछेगा, अरे बाबा तू तो बाबा साहब का आदमी है, तू तो बाबा साहब को हमसे नजदीक से पहचाना, हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गई तब आदिवासियों को समझ रहा है कि अंबेडकर नाम का कोई भगवान भी था। कोई ताली नहीं बजाएगा, तुम्हारे हिस्से में ताली लिख दिए है। आदिवासियों की 3 जनरेशन बाद में उनको अंबेडकर मिला, आपको तो शुरुआत में अंबेडकर मिला। मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, कैसे बचाओगे अपनी जनरेशन को? आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो, अगर संविधान नहीं रहेगा तो, अगर आपके अधिकार नहीं रहेंगे, आपकी पहचान नहीं रहेगी, तो आप जिंदा कैसे रहोगे इस देश में? बस इतना बताइए। क्या प्लानिंग है आपके पास? क्या प्लान है आपके पास? प्लान बी क्या है? बाबा साहब को तब समझा था 1932 और 1933 में बाबा साहब ने इस देश के किसानों का भविष्य बता दिया था। जो किसान आज आत्महत्या कर रहा है, ये इसकी भविष्यवाणी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने, मैं उसको भविष्यवाणी नहीं बोलता हूं, इसका वास्तविक एनालिसिस, जिसको विश्लेषण बोलते हैं आप लोग, वो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने 33 और 34 में कर दिया था कि अगर इस देश के किसानों को उत्पादन करने के लिए लगने वाली सामग्री और उसका श्रम उसके मूल्य से ज्यादा नहीं रहेगा, ज्यादा कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, ऐसी परिस्थिति में आप तय करना चाहिए कि उसको मिलने वाला जो प्रॉफिट है उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए, जिसको एमएसपी बोलते हैं ये लोग। आज बाबा साहब ने 33 में बोला था, आज पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये आत्महत्या करने वाला किसान कौन है? या तो दलित होगा, या तो आदिवासी होगा, या तो ओबीसी होगा। अरे जो खाना उगा रहा है, जिसका काम अनाज को उगाने का, वो आदमी भूखा कैसे मर सकता है इस देश में? जो अनाज की खेती कर रहा है, उसका बच्चा भूख से मर रहा है, ऐसी व्यवस्था कैसी हो गई? ये कैसा देश है? ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा इसके ऊपर।
ये जो बार बार देश में एक प्रचार चल रहा है, धर्म खतरे में है, भगवान खतरे में है। मैं धर्म और भगवान की बात नहीं करना चाहता, बे आदमी खतरे में, उसके बारे में क्या बोल रहा है। खाएगा तो गाएगा। हमारे लोगों की, हमारे नेताओं की हालत देख लीजिए आप, बुरा नहीं मानना। अपने नेता, अपने ही SC ST के दबे कुचले समाज के नेताओं का प्रोग्राम देख लीजिए। जिस गांव में खाने को नहीं है, उस गांव में संडास बनाने की बात करते हैं। वहां पे स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं। अबे खाएगा तो जाएगा ना, उसके खाने का तो बंदोबस्त कर। ₹2.5 लाख की लैट्रिन दे रहे, लेकिन तुम्हारे बच्चे को ₹2.5 लाख का लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें ठेकेदार का हिस्सा है, सीमेंट फैक्ट्री का हिस्सा है, उसका कमीशन है। इसको बंदरबाट बोलते हैं। आप लोगों के सामने प्रश्न है कि आपके बच्चे जिंदा कैसे रहेंगे इस देश में। आज जिस जगह पर इस देश के सभी नागरिकों को जिसमें गाड़ा जाता है, जैसे कब्रिस्तान मान लीजिए आप, कल फिर से वो दिन आ गए कि भैया तुम्हारी लाशें यहां नहीं गड़ेगी, आदिवासियों की लाशें यहां नहीं गड़ेगी, दलितों की लाशें नहीं गड़ेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई कब्रिस्तान भी है आपका अलग? जीने की व्यवस्था के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, मरने की व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं। शहर में जो भी झुग्गी झोपड़ी है, जो भी झोपड़पट्टी का एरिया है, स्लम एरिया है, वहां रहने वाला कौन है? इस देश का आदिवासी है, इस देश का दलित है, इस देश का बहुजन पिछड़े समाज का आदमी है। कोई अगवान भगवान आके उसको घर नहीं दिलाएगा। इस देश में आदमियों से ज्यादा भगवान है, दवाखाने से ज्यादा और इंडस्ट्री से ज्यादा मंदिर है। अब मंदिर भी एक इंडस्ट्री बन गई है। कोई ताली नहीं बजाएगा। एक इंडस्ट्री होती है, मंदिर होनी चाहिए। आपको लग रहा है आपकी आस्था का प्रश्न होना चाहिए। पंडित जी को आपने पेंशन दे दी है, आपने उनके लिए शहर में अगर एक मंदिर है, बाजू में 10 बाय 10 का उसका घर बन जाता है। शहरों के बीच बीच में सबके घर बन जाते हैं। आप रिटायर्ड भी होंगे तो उस शहर में आपका घर नहीं बन सकता। आपको उनकी चिंता है, इस देश के मजदूर का क्या, जो अपने 5 महीने के बच्चे को पीठ पे बांधती है और दिन भर गड्ढे खोदने का काम करती है, उस आदिवासी मजदूर के बारे में, उस दलित मजदूर के बारे में क्या है प्लानिंग? हर रोज 1 घंटे के बाद में एक मजदूर की मौत होती है। हर 1 घंटे के बाद में एक मजदूर महिला, तो आदिवासी हो या दलित हो, उसका बलात्कार होता है। वो मजदूरी करने जाते हैं, बावजूद उनको रोजी नहीं मिलती है। उनसे ठेकेदार पैसे नहीं देते हैं। वो मजदूरी करने के बाद मंदिर के सामने भीख मांगते हैं। उनका शारीरिक शोषण होता है। आदिवासी का बच्चा मर गया स्कूल में, शासकीय स्कूल में आदिवासी का, दलित का बच्चा मर गया तो उसको गवर्नमेंट 50,000 देती है। देती है कि नहीं? आदिवासी का बच्चा, दलित का बच्चा मर गया तो गवर्नमेंट की योजना है 50,000 दे दो गवर्नमेंट स्कूल में अगर मरा है तो। इस देश में ईद का बकरा भी 1 लाख का बिकता है। आपके बच्चे की जान की कीमत कितनी हो गई? फिर ताली बजाए आप। और जो जो ताली बजाएगा वो खड़े होकर बताएगा कि मैं बताऊंगा समाज कैसे बचेगा, आप कैसे खत्म होंगे।
ये अंबेडकर की रेस कैसे खत्म होगी? ये बिरसा मुंडा की रेस कैसे खत्म होगी? ये महात्मा फुले की रेस कैसे खत्म होगी? टंट्या भील की रेस कैसे खत्म होगी? उसका वंश कैसे खत्म होगा? इसकी प्लानिंग के लिए लोग 5-5 दिन बैठते हैं, नॉन स्टॉप सेटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। याद रखो, जिसको देश में नियंत्रण करना है, नियंत्रण करने वाला आदमी षड्यंत्र करता है, और जिसको जीना है वो षड्यंत्र नहीं करता, वो सहयोग करता है। तो सहयोग करने वाले लोग और षड्यंत्र करने वाले लोगों की आपको पहचान होनी चाहिए। यहां तो उल्टा है, अपना ही भाई दुश्मन की सेना का सेनापति बन के खड़ा है। लड़ेंगे किससे? और बड़ी बड़ी बकवास करते हैं। अबे वो पागल है क्या? तेरे को बंदूक दे देगा? दुश्मन के कारखाने से बंदूक खरीद कर तुम दुश्मन को ही मारने की प्लानिंग कर रहे हो? वाह! अबे तेरे को बंदूक तो देगा, गोली निकाल लेगा। बिगर गोली बंदूक पे, बिगर गोली की बंदूक का क्या वैल्यू है? उससे अच्छा अपना डंडा है, ये तो डंडा काम कर लेगा अपना। साथियों, बंद हवाई जहाज से अच्छी है चालू साइकिल। हवाई जहाज है और बंद है, क्या करोगे उसका? लेकिन चालू साइकिल है तो आपको रास्ते बना लेगी। और इस चालू साइकिल का नाम है सामाजिक मिशन। यह सामाजिक मिशन ही सब कुछ है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भाई साहब ने बताया कि उनका सबसे प्रिय बच्चा था वो राजरतन। उसके पहले के बच्चे 2 महीने बाद पता चलता था बाबा साहब को कि तुम्हारी औलाद मर गई। महात्मा फुले जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया, वो जब उनकी मौत हुई तो कचरे की गाड़ी आई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। बिरसा मुंडा जिसने सब कुछ किया, जब उसको मारे तो उसकी रात भर उसकी चमड़ी निकालते रहे और उससे सिग्नेचर की मांग करें कि बोल तू इस देश का मालिक है या नहीं। लिख दे कि तू मालिक नहीं है, तू आदिवासी नहीं है। बिरसा मुंडा मर गया लेकिन बोला हम आदिवासी थे, आदिवासी है और आदिवासी ही रहेंगे। ये बात बिरसा मुंडा ने बोला। हम लोगों को इतिहास बताता है, कोई भी आता है आदिवासियों को, दलितों को इतिहास बताने लग जाता है। दलितों का, आदिवासियों का डीएनए एक है, ओबीसी का डीएनए एक है। अभी साइंस ने बहुत प्रगति कर लिया है। आपका खून एक है, आपका डीएनए एक है, आपका वंश एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। इसकी बुनियाद कैसे रख रहे हैं आप? बनते जी बुरा नहीं मानना। इस देश आज के तारीख में हम बौद्धिस्ट तत्व को नहीं समझ पाए, बौद्धिज्म को नहीं समझ पाए, चलेगा। लेकिन जिस तुम्हारे दिमाग में, अगर तुम्हारे पास रोटी भी नहीं रही और जिंदा रहना इस देश में, तो दिमाग में अम्बेडकरवाद होना चाहिए। उस सोच को तुम लोग नहीं समझेंगे, उस विचारधारा को नहीं समझोगे, उसको जिंदा नहीं रखोगे, तो आपको जिंदा रहने की कोई परमिशन नहीं रहेगी इस देश में। वो विचारधारा है अम्बेडकरवाद। हमारे पूर्वजों का जो संघर्ष है उसी की बुनियाद है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र के भंडारा से इलेक्शन हार गए थे, अपने ही लोगों ने हराया। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते। सुभाष चंद्र बोस के भाई के खिलाफ लड़ रहे थे, वो कांग्रेस से लड़ रहे थे और बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लड़ रहे थे। बिरसा मुंडा को मानने वाले लोगों ने कांग्रेस से बगावत करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पश्चिम बंगाल से जिताया। बाबा साहब अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से जीते, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा की जमीन नहीं होती तो वो अधिकार भी बाबा साहब को ये लोग देते नहीं। आज भी उनको लगता है कि एक ऐसे आदमी के हाथ का संविधान हम नहीं मानेंगे।
इस देश में इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी करने वाले आदमी का नाम है अंबेडकर। और आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनकी सोच को, उनके संविधान को, उनकी विचारधारा को इतिहास के साथ खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है साथियों। यह धर्मनिरपेक्ष देश है, धार्मिक देश नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब होता है इस देश में धर्म को मानने वाले भी लोग रहते हैं और धम्म को भी मानने वाले लोग रहते हैं और संस्कृति को भी मानने वाले लोग रहते हैं। जो भगवान बुद्ध का आप इतिहास पढ़ रहे हो, ये गण व्यवस्था के है। भगवान बुद्ध का जो गण था, टोटम था, वो गौतम था। उनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन उनकी मां का नाम उनके सामने लगता था, क्योंकि उस वक्त हमारी मातृसत्तक पद्धति थी, मातृसत्तक व्यवस्था थी, जहां गण व्यवस्था थी। उसी जगह पर आपको समझना पड़ेगा, वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। भगवान बुद्ध को समझना है तो बुद्धिज्म ये धम्म है, वे ऑफ लाइफ, जिसको जिंदा जीवन जीने का मार्ग बताते हैं बाबा साहब। पूरे बुद्धिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया बाबा साहब ने। 22 प्रतिज्ञा ली और वो 22 प्रतिज्ञा पूरी समाज परिवर्तन की प्रतिज्ञा है। उस 22 प्रतिज्ञा पे कोई बात नहीं करता। भिक्खू साहब, इस बात का डर है, इस वजह से हमारे लोगों को मालूम नहीं है। इनको समझा ही नहीं कि धम्म क्या है और धर्म क्या है। बौद्धमय भारत बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं बोला था। बुद्ध धर्म लेने के पहले बाबा साहब आदि धर्म की तरफ गए थे। आदि धर्म का मतलब होता है आदिवासी संस्कृति की बात किए थे, लेकिन संस्कृति का इस देश में कोई लिखित इतिहास नहीं होने की वजह से बाबा साहब ने बोला ये रिक्स होगा। फिर एक कैरेक्टर ढूंढ के निकाला बाबा साहब ने बुद्ध को, क्योंकि उनकी जन्मभूमि भारत की है। वो इसी जमीन से थे, इसी गण व्यवस्था को मानने वाले थे। इसलिए गण व्यवस्था के सबसे बड़े नायक बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को भगवान बुद्ध के रूप में स्वीकार करके बुद्धिज्म की बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की। इस देश में अशोका के काल में भी बुद्धिज्म को जो सही संरक्षण मिला वो कलिंगा में मिला। कलिंगा में क्या था? वहां आदिवासी संस्कृति थी, वहां महिलाओं के हाथ में राज था। सम्राट अशोक का आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो आदिवासी, ये आदिवासी है, हम बौद्ध है, बिल्कुल नहीं। एक ही कारखाने का माल है ये। जिस दिन आप घर जाके पूछोगे कि मेरी संस्कृति क्या थी और उसका इतिहास ढूंढोगे तो उधर ही जाओगे आप। उसी गण व्यवस्था की तरफ जाओगे आप, उसी आदिवासी संस्कृति की तरफ जाओगे साथियों। इस देश का वास्तविक इतिहास यह है कि यहां भगवान पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासी रहते हैं। धर्म को बने तो 4000 साल हो गए, लेकिन आदिवासियों की जो बुनियादी संस्कृति है हमारी, वो 20,000 साल पुरानी है। आप उस संस्कृति के वारिस हो, आप इस देश के मालिक हो। आप में एक फीलिंग रहनी चाहिए कि हम इस देश के मालिक हैं, थे और रहेंगे। लेकिन आज क्या व्यवस्था है? जो इस देश का पहला आदमी था वो इस देश का आखिरी आदमी बन गया है। हमारे इतिहास को बदलने का षड्यंत्र चल रहा है। मैंने आज पूरे अखबार देखा, नेशनल न्यूज़पेपर्स देखा, एक भी आर्टिकल नहीं था बाबा साहब के ऊपर। मीडिया सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हुए दिखी। यानी इस देश का जो मीडिया भी है बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करने से कतरा रहा है। इनको डर किसी धर्म से नहीं है। बाबा साहब की, फुले की विचारधारा, बिरसा मुंडा की विचारधारा से डर लगता है कि वहां क्रांति के अवशेष है, अभी भी अवशेष है। ये मरे हुए आदमी को जिंदा कर देती है। वो विचारधारा का नाम है अम्बेडकरवाद। वो है फुले अम्बेडकरवाद, वो है बिरसावाद। आपको अगर अपने बच्चों को जिंदा रखना है साथियों, तो उसको उस विचारधारा से ओत-प्रोत करना पड़ेगा। उसको तैयार करना पड़ेगा कि उसके पेट में रोटी नहीं भी रही तो इस देश में जिंदा रह सके।
अगर सही में आप सामाजिक बात करते हो, समाज परिवर्तन की बात करते हो, तो समाज नाम की संकल्पना जिसमें डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने अपने स्पीचेस में 217 बार समाज नाम की चीज का उपयोग किया है। अरे बाबा साहब को जो अभिप्राय था वो समाज कौन सा है? मीना अलग भाग रहा है, भील अलग भाग रहा है, बाकी लोग अलग भाग रहे हैं। ऐसे से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी सामाजिक जवाबदारी, अपने सामाजिक संस्कृति, अपनी सामाजिक रूट्स, अपने अधिकार और अपने अस्तित्व की तरफ जाना पड़ेगा। साथियों, बाबा साहब ने हमको 300 साल तक के उसके संविधान ने जिंदा रखा, लेकिन इसके प्रावधान खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा अपना ये सोचो पहले। मैं जिंदगी की बात नहीं कर रहा, आपके बच्चे कैसी मौत मरेंगे ये तो तय कर लो। हम कैसे जिंदा रहेंगे भले हमारे हाथ में ना हो, लेकिन कैसे मरेंगे वो तो तय कर लो। याद रखना, ये सिचुएशन वो है, ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर ये हार गए हम तो इस देश में इतिहास के साथ खत्म हो जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा एक दूसरे को, ओबीसी को समझना पड़ेगा, दलित को समझना पड़ेगा, आदिवासी को समझना पड़ेगा। और ये वैचारिक गांडूगिरी बंद कर दो कि ये वो पार्टी का है, वो पार्टी का है, ये फलाना नेता है, वो नेता है। वह पार्टी बड़ी है कि समाज बड़ा है? नेता बड़ा है कि समाज बड़ा है? ये देखना, तेरा बाप है ना जिसने तेरे को इस लायक बनाया, तेरी औकात थी क्या मिनिस्टर बनने की? तेरी औकात थी विधायक सांसद बनने की? तेरी औकात थी अधिकारी बनने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की? जो समाज का चालक, पालक और मालक वर्ग है, उसी ने समाज के साथ धोखा कर दिया। यह बिरसा मुंडा बोलता है, जीओडी गॉड, जी फॉर गार्जियन, ओ फॉर ओनर, डी फॉर ड्राइवर। गार्जियन यानी पालक, ओ फॉर ओनर यानी मालक, ड्राइवर यानी चालक। समाज का पालक, चालक और मालक, जिसको जीओडी गॉड बोलते हैं, उसी को भगवान माना था बिरसा मुंडा ने। जो समाज के भगवान होना था, जो समाज का गॉड था, उल्टा हो गया बनते जी, वो डॉग बन गया, जीओडी डॉग हो गया, डीओजी डॉग। जिस समाज का भगवान ही कुत्ता बन जाए, क्या होगा उस समाज का? बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा अधिकारी है, किसी के लेने देने में नहीं रहता। सुबह घर से ड्यूटी जाता, शाम में ड्यूटी से आता, शाम में खाना खाता और सो जाता। इतवार को टीवी और बीबी में रहता। ये समाज का भी और परिवार का भी हेडमैन नहीं हो सकता। ही इज नॉट ए हेडमैन। ये मुखिया नहीं हो सकता। इसको हेडमैन नहीं बोलेंगे, इसको डैडमैन बोलेंगे। ये मरा हुआ आदमी है जो समाज से संवाद नहीं कर सकता। उससे अच्छा मजदूर आदमी है। आप और मैं बाबा साहब को 135 साल बाद में याद कर रहे हैं। इसलिए याद कर रहे हैं कि हम मरने की कगार पे आ गए हैं। अगर यही अधिकार हम सुरक्षित रख लेते, आज से 25 साल पहले हमारा आंदोलन चल जाता, तो आज हमारे दिमाग में डर नहीं होता कि इस देश में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। किसने रोका था आदिवासियों को बाबा साहब के तक जाने के लिए? किसने दलितों को रोका था आदिवासियों तक जाने के लिए? वहां पे फॉरेन की विचारधारा आ सकती है, वहां अंबेडकरवाद क्यों नहीं जा सकता है? हम घर में कब तक बैठे रहेंगे? अपने बाल बच्चों के लिए जेल जाने की तैयारी रखो। आप पढ़े लिखे होंगे, आपके पास पैसा भी होगा, तो वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। नहीं तो ईरान में अभी जो हालत है उसका जायजा कर लो आप। जितनी ईरान की पॉपुलेशन है उतनी देश के SC ST की पॉपुलेशन है। आप मालिक हो, वो कोई नहीं पूछ रहा है हमको। कोई डरता भी नहीं है आदिवासी दलितों से, कोई नहीं। 13-13 साल की लड़कियों के हाथ में बंदूक है।
जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए उसके हाथ में बंदूक आई कैसी ना। दलित नेता संसद में बात करना है, आदिवासी करता है। इतना डर, इतनी गांडूगिरी। अबे तू बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? ऐसी परिस्थिति में जब समाज के नेता बेईमान हो गए, ऐसी परिस्थिति में जब समाज के अधिकारी बेईमान हो गए हैं, ऐसी परिस्थिति में जब हमारे लोग, इस देश के प्रस्तावित लोग, इस देश के दबे कुचले लोगों को जिंदा रहने नहीं देना चाहते हैं, उस परिस्थिति में आप अंबेडकर जयंती मना रहे हो। क्या उचित है जयंती का? खाओगे खाओगे चले जाओगे, आगे का क्या? व्हाट इज नेक्स्ट? आपका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है भाई? आपको सामाजिक मिशन चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब को समझ लिया तो सबको समझ लिया। बिरसा मुंडा को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब जीने का रास्ता बताता है, बिरसा मुंडा सीधा लड़ने का रास्ता बताता है, टंट्या भील बढ़ने का रास्ता बताता है। हमारे महापुरुषों से सीख लेके हमको आगे बढ़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। यह समय आपातकाल है, जिसको सामाजिक आपातकाल बोलते हैं, सोशल इमरजेंसी। ये सोशल इमरजेंसी में आप पर समाज के और परिवार के मुखिया होने के नाते आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। उस भूमिका को आपको निभाना है भाइयों। वो भूमिका कैसी रहनी चाहिए? क्या इतवार के इतवार एक आध दिन प्रोग्राम हुआ, सब लोग मिलके एक जगह आ जाएंगे, उससे समाज सुधर जाएगा? नहीं होगा। अच्छे कपड़े पहनोगे, 2 गाड़ियां ले लोगे, 25-30 एक आध 2 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे, उससे आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे? नहीं रह सकते। अरे मैं कई ऐसे आदिवासी और दलित परिवार बताता हूं भाइयों, जिनके घर में आज भी एक ही बार चूल्हा जलता है 2 दिन में। एक साड़ी की 2 साड़ी करते हैं, मां भी वही पहनती है, बेटी भी वही पहनती है। उस समाज के हम नागरिक हैं। आज भी घोड़े पे बैठ के हमारे को बारात लेके नहीं जाने देते। आज भी आदिवासियों को देखते हैं, जंगली है, ये वनवासी है, आदिवासी नहीं है। वनवासी यानी क्या? आपको मानववाचक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अबे जंगल में शेर भी रहता है, सुअर भी रहता है, आदिवासी भी रहता है। बोल किसको रहे? पहले मूल निवासी बोलते थे तुमको, उसमें दलित भी है। आप लोगों को पहले मूल निवासी बोलते थे, यहां बैठे हुए सभी लोगों को। अभी ये लोग आपको बीच में आदिवासी बोले, अब वनवासी बोल रहे हैं। 5 साल बाद स्वर्गवासी बोलेंगे। पूरा कार्यक्रम तय है। मैं इतनी बड़ी जयंती का आपने कार्यक्रम लिए, मैं तो बड़ा इंप्रेस हो गया। ये अरेंजमेंट देखकर बहुत इंप्रेस हो गया। लेकिन एक बात की बहुत अपेक्षा है मेरे को, ये दिमाग का कारखाना कैसे चलाओगे आप? जिन लोगों ने मेरे को बुलाया वो बोल रहे होंगे, यार ये कार्यक्रम का चेंगड़ करने आया है, इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब कर रहा है सतीश पेन्ना। भैया मैं भी इंजीनियर था, मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में था, मैं भी जॉब छोड़ा। आज से 22-23 साल पहले मैं पूरे देश भर में यही काम करते हुए घूमा। मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे साथ भी लोग वैसे ही घूमते हैं। और खास करके मैं बंजर जमीन का किसान हूं। आपके यहां तो कम से कम कर्मचारी है, रोते गाते उसको 1000 मांगेंगे तो 500 दे देगा। लेकिन आदिवासी को तो खाने के वांदे हैं, वो 2 रुपए भी नहीं देता है। जब मैं चंदा मांगने जंगलों में जाता हूं तो मेरे को 1-1 रोटी देते हैं। उस परिस्थितियों में हमको काम करना पड़ रहा है भाइयों। यहां से ऐसे 16-17 गांव है राजस्थान में भी। मैं पूरे देश के गांव को जानता हूं, एरिया को जानता हूं, क्योंकि मैं देश भर घूमते रहता हूं। जहां पे खाने को नहीं है, आदिवासियों को खाने को नहीं है, लेकिन वहां पे बड़े बड़े रक्तदान शिविर लगाते हैं। बिल्कुल साहब, वो रक्तदान शिविर इसलिए लगाते हैं आदिवासी एरिया में क्योंकि वो लोग बेचारे आदिवासी लोग काम नहीं है करके 800 रुपए में अपना खून बेचते हैं।
वो खून बेचने के बाद अपने बच्चों के लिए राशन लाते हैं। डॉक्टर बोलता है खाना खाएगा तो खून बनेगा, लेकिन सरकार बोल रही है खाना होना तो खून देना पड़ेगा। इस परिस्थिति में दलित आदिवासी जिंदा है। मेरी नजर में भगवान से बड़ा नाम है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का। भगवान बहुत छोटी चीज है। बिरसा मुंडा का, टंट्या भील का, महात्मा ज्योतिबा फुले का, यह नाम भगवान से बड़ा है। इसको प्रैक्टिकल भगवान बोलते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको नौकरी कौन से भगवान ने दिया? हाथ उठा के बताओ। आपको पढ़ने का अधिकार कौन से भगवान ने दिया? इस देश में स्वाभिमान से रहने की जगह या अधिकार किस भगवान ने दिया? उस भगवान का नाम बताओ। यहां तो लोग सुबह शाम अगरबत्ती लगाते, ये लगाते, वो लगाते। अरे दिन भर में 25 बार भी बाबा साहब को याद नहीं करें हम, और उनको नमस्ते करके अभिवादन करने की जरूरत नहीं है। उसके विचारों का कारखाना तैयार करने की जरूरत है। आपका ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्योंकि आने वाले समय की लड़ाई वैचारिक है, आइडियोलॉजिकल फाइट है। उस आइडियोलॉजिकल फाइट को आपको जीतना ही पड़ेगा। याद रखो, यह अपनी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। अगर आप हार गए तो खत्म, जीतोगे तो बचोगे। मेरे ख्याल से समय ज्यादा हो रहा है, आपका खाने का टाइम हो रहा है। आपको लगेगा यार ये तो नागपुर भाग जाएगा। मैं उसी नागपुर में रहता हूं जहां आरएसएस का भी हेडक्वार्टर है और बाबा साहब का भी हेडक्वार्टर है, और वो नागपुर को आदिवासियों ने बसाया है। हम लंगोटी वाले लोग हैं, आदिवासी आदमी हूं मैं। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को देखकर अरे मेरा भाई तो अच्छा दिख रहा है, अट्ठा खट्टा दिख रहा है, पढ़ाई लिखाई करा हुआ दिख रहा है, थोड़ा पैसे पानी से ठीक है, मूवमेंट के लिए मदद करेगा ये। लेकिन पता चल रहा मेरा भाई जो है बाकी जगह चंदा 50,000 का देता है, और जब समाज के लोग जाते हैं तो 500 रुपए देता है। क्योंकि गणपति का चंदा अंबेडकर जयंती से ज्यादा रहता है। अपने भाई मजदूर है उसके बारे में सोचो, अपने भाई गरीब है उसके बारे में सोचो, अपने भाई लोग प्रताड़ित हो रहे इस देश में उसके बारे में सोचो। गढ़चिरौली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो एरिया है यहां पर बुखार की गोली नहीं मिलती भिक्खू साहब, लेकिन बंदूक की गोली मिल रही है। ये रियल सिचुएशन है देश की। आज भी हमारी मां बहनों को देखने का नजरिया अलग है। आपके बच्चों को, अपनी बच्चियों को देखने का नजरिया अलग है। बात को समझो, क्या है आपके पास लड़ने के लिए? कौन सा संगठन है? कैसे लोग हैं? देश को बचाने के लिए सेना है, समाज को बचाने की सेना है क्या? उधर भी बुद्ध की भूमि को भी घेर के रख दिए, बाबा साहब की जन्मभूमि को भी घेर के रख दिए, हर जगह घिरे हुए हम। और कार्यक्रम चालू है, जय भीम जय भीम जय भीम। किसको सुना रहा? मैं बात तो तब है जो तू खामोश रहे और सामने वाला बोल दे जय भीम। मैं आयोजक मंडल के जितने लोग हैं भाई, उन लोगों को माफी मांगता हूं, मेरी कोई बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन अगले बार मैं आपके बीच में आऊंगा, लेकिन दिमाग का कारखाना लेकर। ब्रेन का काम करो, थोड़ा सोचो। अगर बाबा साहब की जयंती के दिन आपके विचारों से लैस 2000 लड़के बाबा साहब को सल्यूट करते, कितना गजब लगता है। समाज में भागने वाले लोग नहीं होना, लड़ने वाले लोग होना।
आपको समाज में जिंदा रहने के लिए समझदारी भी होना, सामाजिक ईमानदारी भी होना, और यह सब सामाजिक मिशन की वजह से होता है। आपको मिशन चलाने के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम करना पड़ेगा साथियों, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। मिलिट्री में जाने के पहले भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है, पुलिस में जाने के पहले भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है, वकील बनने के पहले भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूं, कोई ट्रेनिंग का कार्यक्रम चालू है क्या? तो फिर सैनिक कैसे बनेगा? ये तो ऐसा हो गया है, आदमी का ऑपरेशन चल रहा है और 2 डॉक्टर के हाथ से करा रहे हैं। जानवर का डॉक्टर आदमी का ऑपरेशन कर रहा है, तो वो पेशेंट बचेगा कि मरेगा? वे पेशेंट आदमी है तो उसका डॉक्टर भी आदमी का होना चाहिए। ये अविष्य भविष्य वाली बात मत करो। अविष्य भविष्य किसी का नहीं, गुलामों का कोई भविष्य नहीं होता। बिरसा मुंडा ने एक ही बात बोला, समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। और जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। इस देश की विचारधारा यानी अंबेडकर, इस देश की धर्मनिरपेक्षता यानी अंबेडकर, इस देश की मानवता यानी अंबेडकर, इस देश का नियम यानी अंबेडकर, उस महामानव को हम लोग याद कर रहे हैं साथियों। मैं बाबा साहब की जयंती पर भी गंभीरता चाहता हूं, क्योंकि जिस समाज में मैयत होती है उस समाज में उत्सव नहीं होता है। जिस परिवार में कोई सदस्य आईसीयू में भर्ती होता है उस घर में उत्सव नहीं होता है। और यह परिवार यानी हमारा समाज भी एक परिवार है। अगली बार मैं जब आऊंगा तो खुल के आप लोगों के बीच में बात होंगी। अपन लड़की लड़के जो एजुकेटेड बच्चे हैं, एम्प्लॉइज है, सब लोगों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग अरेंज करेंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा समय दूंगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपका ऑर्गेनाइजेशन को सैल्यूट करता हूं। आप लोगों का लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें दुरुस्ती करने की जरूरत है। मैंने अपना पूरा लाइफ इसी मिशनरी काम के लिए लगाया। पहले मैं जिस समाज में रहता हूं उस समाज में बाबा साहब का नाम लेने के लिए भी डरते थे। 22-25 साल का मिशन चलाने का परिणाम यह हुआ साथियों कि देश के किसी भी कोने में आदिवासियों का प्रोग्राम रहे, बिरसा मुंडा जयंती का प्रोग्राम रहे, आदिवासी दिवस का प्रोग्राम रहे, वहां बाबा साहब की फोटो लगती है। वहां बाबा साहब को लाया गया आदिवासियों के बीच में। अब दलितों से ज्यादा आदिवासी लोग डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को पढ़ने लग रहे हैं, यह मैं दावा करता हूं। मैं बाबा साहब पे स्पीच करने वाले मेरे पास हजारों कैडेट्स बता सकता हूं। हमको लग रहा है कि इस विचारधारा से हम जिंदा रह सकते हैं। आप लोग सोचेंगे संविधान जिंदा नहीं रख सकता आपको, बाबा साहब की सोच जिंदा रख सकती है। आप लोग समझदार है, बड़े महत्वपूर्ण जगह पे रहते हैं आप। मैं बचपन में सुनता था, मैं माउंट आबू, वो माउंट आबू के नजदीक हूं मैं आज। ये आदिवासी बेल्ट है, टीएसपी का बेल्ट है। आदिवासियों के विकास के नाम पे बढ़िया बढ़िया नोट लाए इन्होंने, उनके घर तक के कुछ नहीं पहुंचा। उनके घर में आज भी गाय गोबर ही दे रही है। जिस तरीके का शोषण पूरे देश में आदिवासी और दलितों का है, किसी और समाज का नहीं है। हम शोषित समाज के लोग हैं, हम पीड़ित समाज के लोग हैं, हम दुखी हैं, हम संकट में हैं, हमारा दमन हो रहा है, हमारे बाल बच्चों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। इसी बात को सोचकर आप आगे की रणनीति बनाएंगे, यही अपेक्षा करता हूं मैं। किसी दिन और मिलेंगे। जय भीम, जय बिरसा।